प्यारे विद्यार्थियों, हमारी बात बाल अपराधों से रिलेटेड चल रही थी और मैं उनसे संबंधित जो लॉज हैं, प्रावधान हैं, उनकी बात मैं आपसे कर चुका हूं। मेरी ख्याल से उसमें कोई प्रॉब्लम आपको आनी नहीं चाहिए। आज हम महिलाओं से रिलेटेड अपराधों की बात करूंगा, महिलाओं पर होने वाले अपराधों की खासतौर से बात करूंगा और उन अपराधों के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है जो घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम 2005 जिसके नाम से हम जानते हैं, जो आप जानते हैं 26 अक्टूबर 2006 से लागू हैं। ये जो कानून है घरेलू हिंसा अधिनियम के नाम से हम जानते हैं जिसको, ये कानून 2005 में आया और 2006 में लागू हुआ। आपके दिमाग में कभी ये विचार आया कि ये क्यों लाया गया कानून? क्या 2005 से पहले घरेलू हिंसा जैसी घटनाएं नहीं होती थी, या 2005 के आसपास कुछ ऐसा हुआ था कि हमारी पार्लियामेंट को इस प्रकार का एक्ट लाना पड़ा? इसका एक कारण था। यदि हम बैकग्राउंड में जाएं और थोड़ा सा देख लें, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि इससे पहले भी घरेलू हिंसा से रिलेटेड मामले या घरेलू क्रूरता से रिलेटेड मामले, पति या पति की फैमिली के द्वारा किए जाने वाले क्रूरता के मामले बहुत थे, और वो मामले जो आते थे वो इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत दर्ज होते थे। अब इस बात को हम पढ़ें कि इंडियन पेनल कोड क्या है, इंडियन पेनल कोड की जो प्रक्रिया है वो क्या है, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं एक लॉ होता है जो स्थापित कानून होता है और एक कानून होता है जो कानून उसको किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, किस प्रकार से मामला दर्ज होगा, किस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन होगा, उसमें पुलिस की अधिकारी की क्या ड्यूटी होगी, मजिस्ट्रेट की क्या ड्यूटी होगी, एडवोकेट की क्या ड्यूटी होगी, कर्तव्य क्या होंगे, वो किस प्रकार के प्रोसीडिंग को फॉलो करेंगे, जिसको अपन जनरली प्रोसीडिंग लॉ बोलते हैं, जिसको जनरली मैं आपको सीआरपीसी के नाम से अपन जानते हैं। आज जो मेरी बात रहेगी वो विद्यार्थियों रहेगी, एक तो आईपीसी, सीआरपीसी, और इसके साथ मेरी बात रहेगी घरेलू हिंसा से रिलेटेड कुछ मैटर पर। जनरली इंट्रोडक्शन आप देख लें, सिंपल सी बातें समझ लें, क्योंकि समझे बिना आपका काम आसान नहीं होगा। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जो लॉ है इंडियन पेनल कोड, इसको अपन लिखते हैं तो इसको जनरली हम लिखते हैं इंडियन पेनल कोड 1860। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 1 जनवरी 1862 को यह लागू किया गया। 1862 में यहां पर अंग्रेजों का शासन था। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया हुआ करती थी, इसलिए हम कई बार क्रिमिनल जो हमारे लॉज हैं उनको विक्टोरियन लॉ बोलते हैं। कई धाराओं को जो उस समय थी उनको विक्टोरियन लॉ के नाम से जानते हैं। विद्यार्थी मैं जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, आप थोड़ा सा बैकग्राउंड इससे बैक में जाएं तो इंडियन पेनल कोड को बनाने वाला व्यक्ति था, वो था लॉर्ड मैकाले। एक चार्टर एक्ट आया था 1833 के अंदर, जब हिंदुस्तान के यहां पर वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और जब लॉर्ड विलियम बेंटिंग यहां के वायसराय हुआ करते थे उस समय आपको पता हो तो बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर वायसराय बना दिया गया था, गवर्नर जनरल बना दिया गया था, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग पहले गवर्नर थे जो भारत के गवर्नर जनरल कहलाए। इससे पहले थे तो वो भारत के, मगर वो उनका नाम था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उसका नाम भारत का गवर्नर जनरल 1833 के द्वारा किया गया, और उसी दौरान 1833 का जो चार्टर एक्ट था, आपको पढ़ना पड़ेगा चार्टर एक्ट क्या होते हैं, शासन अधिनियम क्या होते हैं, परिषद अधिनियम क्या होते हैं, ये फर्क तो आपको आना ही चाहिए।
और नहीं तो हिस्ट्री वगैरह में जो आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको बताएंगे। मेरा यहाँ कॉन्सेप्ट लंबा हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ नहीं जाना चाहता। तो जो 1833 का चार्टर एक्ट था, इस चार्टर एक्ट के अंदर हमारे देश के अंदर लॉर्ड विलियम बेंटिंग की परिषद के अंदर, काउंसिल के अंदर एक अस्थायी विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। पहली बार विद्यार्थियों भारत के अंदर लॉ मेंबर की नियुक्ति हुई। और लॉ मेंबर जो पहले थे उनका नाम था लॉर्ड मैकाले। नाम आपने बहुत अच्छी तरीके से सुना है, एजुकेशन वगैरह वगैरह में लोग बहुत बातें कर देते हैं और कहते हैं कि ये तो मैकाले सिस्टम है। तो मैकाले नहीं है तो आप कोई और दूसरा सिस्टम बना लीजिए, हम तो उनको देख लेंगे। कुछ चीजें हैं जो अंग्रेजों की हमें अच्छी बातें स्वीकार करनी चाहिए, जो आज भी हमारे देश में चल रही है। हम केवल और केवल उनकी आलोचनाएं करके हमारा पेट नहीं भरेगा, हमें सही बातों को स्वीकार भी करना चाहिए। इस समय विद्यार्थियों एक व्यक्ति आया जिसका नाम था लॉर्ड मैकाले। और इन लॉर्ड मैकाले ने की अध्यक्षता में एक हिंदुस्तान के अंदर लॉ कमीशन बैठा, फर्स्ट लॉ कमीशन जिसको अपन मानते हैं, ये एक फर्स्ट लॉ कमीशन बैठा। और इस लॉ कमीशन के चेयरमैन थे लॉर्ड मैकाले। 1834 के अंदर ये कमीशन बैठाया गया। 1835 के अंदर इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट के अंदर इन्होंने ये कहा कि भारतीय समाज के अंदर बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारे प्रावधान हैं, बहुत सारे रीति रिवाज, परंपराएं, व्यवस्थाएं हैं जिसके तहत लोग कानूनों के जो अपराध करते हैं उनको सजा मिलती है। इन अपराधों के बारे में हमें कोडिफिकेशन करना चाहिए। मैं पहले कह चुका हूं ये कोड है, और कोड का मतलब क्या होता है और एक्ट का मतलब क्या होता है मैं कह चुका हूं। मैकाले कमीशन ने कोडिफाइड किया और कहा कि हिंदुस्तान के अंदर एक कोडिफिकेशन बढ़ना चाहिए। विद्यार्थियों में जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि उस समय की हमारी इंपीरियल काउंसिल ने ये इंडियन पेनल कोड को 1860 के अंदर पास किया। पहली बार प्रथम लॉ कमीशन की सहस्तुति पर, यानी आईपीसी बनाने वाला व्यक्ति कौन था? लॉर्ड मैकाले। इनकी सहस्तुति पर पहली बार विद्यार्थियों हिंदुस्तान के अंदर एक कोडिफाइड लॉ बना। पूरे एक देश के पूरे ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर एक कानून बना। रॉयल स्टेट के लिए अलग था, अलग कानून थे, यहां एक कानून बना जिसको हम इंडियन पेनल कोड कहते हैं। ये इंडियन पेनल कोड 1862 के अंदर हिंदुस्तान में लागू हुआ। और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, इस कोड को हम जब देखते हैं या आज जब इस कोड को अच्छी तरीके से आप समझेंगे तो मैं जानकारी के लिए बता दूं 511 इसके अंदर आर्टिकल्स हैं, 511 सेक्शन है, अलग अलग सेक्शन में मामला दर्ज होता है। 511 सेक्शंस के साथ इसमें 23 चैप्टर है, 23 चैप्टर्स हैं, जिसकी अपने को बात पूरी की पूरी कहीं नहीं करनी है। आपको कोई लॉयर बनना नहीं है, आपको कोई वकील बनना नहीं है, अलग अलग। इसको ऐसे चैप्टर वाइज क्यों बांटा गया, इसका एक मूल कारण ये था कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं बहुत सारे अपराधों की अलग अलग कैटेगरी होती है। ये आपराधिक से रिलेटेड है। मान लीजिए आप कोई किसी से कहीं चोरी हो गई, कहीं लूट हो गई, कहीं छेड़खानी हो गई, कहीं बलात्कार हो गया, कहीं रेप, गैंग रेप हो गया, कहीं मान लीजिए रेप की भी अलग अलग कैटेगरी हो सकती है, छेड़खानी का अलग अलग तरीका हो सकता है। आप जैसा अपन पढ़ेंगे 354 ABCD ऐसे पढ़ेंगे अपन, जिसमें अभी हाल ही में अमेंडमेंट किया गया। 376 अपन पढ़ेंगे, 377 अपन पढ़ेंगे, जिसमें आपको पता है जिसको हम कहते हैं समलैंगिकता, और खासतौर से उसमें हेट्रोसेक्सुअलिटी है, हेट्रोसेक्सुअलिटी, उसकी अपन बात करेंगे। 377 की बात करेंगे, हम बात करेंगे इससे साथ में 304 की बात करेंगे, 509 की बात करेंगे। आप अच्छी तरीके से जानते हैं इनसे रिलेटेड हम हर एक एक धारा जो महिलाओं से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, उसकी अपन बात करेंगे। इस इंडियन पेनल कोड कोई भी अपराध होता है तो मुकदमा जो दर्ज होता है वो इसके तहत होता है। अब मान लीजिए किसी आदमी ने, एक मैं सिंपल सा उदाहरण दूं, एक लड़का है जो लड़की को बार बार मैसेज करता है या व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट भेजता है। लड़की ने एक बार मना कर दिया या मान लीजिए उस रिक्वेस्ट को डिलीट कर दिया,
उसके बाद भी वो बार बार रिक्वेस्ट भेजता है, तो सीधी सी बात है वो किसी न किसी कानून का उल्लंघन कर रहा है, एक अपराध कर रहा है। अब वो अपराध किस धारा का कर रहा है ये तो अपराध करने वाले को पता है कि नहीं है, और अपराध जो जिसके साथ हो रहा है उसको पता होना जरूरी नहीं है। लड़की ये जाकर पुलिस को कहेगी कि साहब एक लड़का है जो मेरे को, ये लड़का है इस व्हाट्सएप या फेसबुक पे ये लड़का है और इस इस नाम से फेसबुक आईडी बना रखी है इसने, और ये बार बार मेरे को मैसेज करता है, मना करने के बाद में मेरा पीछा करता है, इनके विरुद्ध आप मामला दर्ज करिए। पुलिस उसके विरुद्ध मामला दर्ज करेगी, एफआईआर दर्ज करेगी, उस लड़के के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करेगी, क्लियर बात है। अब जो एफआईआर दर्ज करेगी वो किस धारा के तहत होगी, किस सेक्शन का उल्लंघन हुआ ये पुलिस जानती है, वहां का इंस्पेक्टर जानता है, वहां का पुलिस ऑफिसर जानता है, वो प्रभारी अधिकारी जानता है कि वो किसका उल्लंघन कर रहा है। वो कहेगा ये 354D का उल्लंघन है, अर्थात इनके विरुद्ध 354D के तहत मुकदमा दर्ज करिए, वो मुकदमा दर्ज कर देगा। ये 354D क्या है, ये आईपीसी की एक धारा है। अब मैं आपसे बताऊं, जो वो एफआईआर दर्ज करेगा, मेरी बात बहुत अच्छी तरीके से समझिए, वो एफआईआर दर्ज करेगा, एफआईआर कैसे दर्ज होगी, उसका प्रोसीडिंग क्या होगा, कौन दर्ज करेगा, वो किस प्रकार से एफआईआर पर कार्रवाई करेगा, इससे रिलेटेड जो लॉ है उसको अपन सीआरपीसी कहते हैं। और मैंने आपसे कहा था सीआरपीसी की धारा 154 के तहत एफआईआर दर्ज होती है, ये प्रोसीडिंग एफआईआर दर्ज होगी। उसके एफआईआर के बाद में कितने दिन के अंदर अंदर उसे चालान पेश करना है, अरेस्ट करना है, तो कैसे क्या करना है, उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई करनी है, कोर्ट में कैसे पेश करना है, लड़की के कोर्ट में बयान कैसे करवाने हैं, उसके बाद में मजिस्ट्रेट किस प्रकार से सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान लेगी तो कैसे लेगी, 162 के तहत जो सीआरपीसी की धारा है उसके तहत एसएसओ के सामने जो लड़की बयान देगी तो कैसे देगी। ये सब बातें जो मैं कहना चाह रहा हूं, ये जो है प्रोसीडिंग या प्रक्रिया जो है, ये प्रक्रिया है वो सीआरपीसी में। अब आप एक फर्क तो समझ गए होंगे, ये स्थापित कानून है और ये प्रक्रियागत कानून है। उस अपराध पर जो हुआ है उस पे ऊपर क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ये पुलिस पर लागू होता है, ये हमारे पर लागू। पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, पुलिस का क्या रोल रहेगा, मजिस्ट्रेट का क्या रोल रहेगा, एडवोकेट का क्या रोल रहेगा, ये सब के सब सीआरपीसी के अंतर्गत आता है। तो ये है पेनल कोड और ये है सीआरपीसी। इस पेनल कोड के अंदर समय समय पर जैसे हमें जरूरत पड़ी वैसे वैसे हमने इसमें संशोधन करते गए और आज तक विद्यार्थियों इसमें बहुत सारे संशोधन हुए, परंतु एक संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, याद रखिए आप, और बहुत इंपॉर्टेंट एक बहुत सेक्शन की बात करना चाहता हूं जो आप समझिए। उन्नीस के अंदर जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी, उस समय इंदिरा गांधी के दिमाग में यह विचार था, या इंदिरा गांधी उस समय कई महिलाओं के विरुद्ध बहुत सारे अपराध थे, क्रूरताएं वुमन के विरुद्ध होती थी। और आपको मैंने कहा है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 फंडामेंटल राइट में यह कहता है कि राज्य बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, लॉ बना सकता है। यदि ऐसा करता है तो वो समानता का उल्लंघन नहीं होगा, यानी महिलाओं को विशेष संरक्षण है और बच्चों को विशेष संरक्षण है, ये बात हम सब जानते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि ये समाज का एक वो तबका है जो बहुत सेंसिटिव है और उसकी स्वाभाविक कंडीशन है, इसलिए उनको विशेष संरक्षण देना जरूरी है। ऐसा नहीं है, मैं आपको बता देता हूं कि धीरे धीरे ये 376 खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। कुछ विशेष बातें हैं जो आप यदि अच्छी तरीके से समझेंगे और आप समझ पाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में ये कानून जो बनाए हुए हैं वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही सिस्टमेटिक और बहुत ही बनाने वाला बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी था, जिसमें कोई शक नहीं। इंदिरा गांधी ने ये विचार किया कि महिलाओं के साथ में जो क्रूरता होती है, वो क्रूरता सामान्यतः या तो पति करता है या पति का कोई न कोई रिलेटिव करता है। रिलेटिव का मतलब पति का भाई हो सकता है, मां हो सकती है, पिता हो सकता है, बहन हो सकती है, चाचा हो सकता है, ताऊ हो सकता है, ये पति के उसके साथ में क्रूरता करते हैं। किसको लेकर?
या तो क्रूरता वो इसलिए करते हैं कि दहेज दो, ये कहते हैं भाई दहेज क्यों नहीं लाई, तू आई, तू घर से लेकर क्या आई, तेरे बाप ने जैसे पैदा किया वैसे के वैसे भेज दिया, तेरे तो कान ही नहीं सिधवाए। कई बार ऐसा बोलते हैं, आपने देखा होगा। समाज में ऐसा नहीं है कि साहब होता ही नहीं है, ये ऐसा नहीं है। हाँ, बहुत गलत होता होगा, बहुत सही होता होगा, हम उस पर नहीं जाना चाहते, और जहां जाना होगा वहां हम बात भी करेंगे। कान भी नहीं छिदवाया, तेरे बाप ने तुझे थाली ही नहीं दी। कई बार आपने देखा होगा, यहां तक कर देते हैं कि तेरे को आपने तुझे रोटी करना ही नहीं सिखाया, अच्छी तरीके से खाना बनाना ही तुझे नहीं आता। यानी महिला को मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। यह क्रूरता जो होती है, ये या तो मानसिक रूप से होती है या शारीरिक रूप से। मानसिक रूप से का मतलब यह है विद्यार्थियों, उसे मेंटली टॉर्चर करना, या फिर शारीरिक रूप से उसके साथ मारपीट करना। ऐसी घटनाएं समाज के अंदर बहुत होती है। हमने दहेज पर प्रतिषेध के लिए कानून बनाया, जिसको हम डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 कहते हैं। उसकी हम अलग से बात करेंगे, वो क्यों बनाया गया। हम घरेलू हिंसा अधिनियम की भी बात करेंगे 2005 की, वो क्यों बनाया गया। मगर बैकग्राउंड समझ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में बनाने का एक लॉजिक तो बहुत अच्छा था। अब हुआ ये कि यदि मान लीजिए उसके साथ मानसिक या शारीरिक क्रूरता होती है, या मारपीट होती है, या झगड़ा होता है, या पति मारपीट करता है, या पति का कोई रिलेटिव करता है, ध्यान रखें इसमें पीड़ित पक्ष है वो केवल और केवल स्त्री है। ध्यान रखिए, ये क्रूरता किसके साथ हो रही है, स्त्री के साथ हो रही है, पीड़ित पक्ष है। और प्रताड़ित करने वाला पक्ष है वो पति या पति का रिलेटिव है। ठीक बात है। यदि ऐसा होता है, इंदिरा गांधी ने कहा ऐसा यदि ये लोग करते हैं तो इन लोगों के लिए 3 वर्ष तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान होना चाहिए। ऐसा एक आप प्रावधान करिए। यह इंदिरा गांधी ने किया, और इसलिए हमारे इंडियन पेनल कोड के अंदर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये क्रूरता से रिलेटेड एक धारा जोड़ी गई, जो चैप्टर 20A के अंदर एक क्लॉज जोड़ा गया, सेक्शन जोड़ा गया, जिसको हम 498 कैपिटल ए 498A आपकी बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, और सबसे ज्यादा भारत के अंदर हाल ही में चर्चा में कोई धारा है तो यह है। क्या है ये धारा? यदि किसी महिला के ऊपर क्रूरता होती है, चाहे वो दहेज को लेकर होती हो, चाहे मारपीट और किसी घरेलू हिंसा के तहत होती हो, कैसी क्रूरता होती है, तो उस क्रूरता के अंदर पीड़ित पक्ष स्त्री होगी, पुरुष कभी पीड़ित पक्ष नहीं होगा। तो पति या पति का रिलेटिव उसके साथ क्रूरता करे तो उनके विरुद्ध ये महिला मुकदमा दर्ज कराएगी। तो वो मुकदमा किसके तहत होगा? 498A के तहत होगा। ये कब जोड़ी गई? 1983 में जोड़ी गई। और यदि वो ऐसा अपराध करता है तो उसे सजा कितनी होगी? 3 वर्ष। किसको? प्रताड़ित करने वाले पक्ष को 3 वर्ष की सजा और जुर्माना होगा। यह तो रही कानूनी बात, यह तो एक कानून है, लॉ है जिसकी बात अपन कर रहे हैं, यह तो एक लॉ है। पर आप ये एक बात समझिए, मैं आपको बहुत सिंपल बात बताना चाहता हूं। हम घरों में रहते हैं और घर के बर्तन बच जाते हैं। समय के साथ इस धारा को महिलाओं ने हथियार बना दिया। सिंपल सी मान लीजिए, सासू ने कह दिया कि बेटा सुबह बेगा उठा करो, पग साड़ उड़ी नहा अगले दिन माता वजड़ होती हो, मिनक देखे तो कहीं समझिए। वो कहेगी मानसिक रूप से मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, मैं थाने जा रही हूं। मान लीजिए पति उसे कह देता है, टसल बोलते हैं जिसको घर में पति पत्नी के बीच टसल होती रहती है, संघर्ष नहीं होता, लड़ाइयां नहीं होती, टसल होती है।
और ऐसा कोई भी हिंदुस्तान के अंदर, भले ही वो भारत का राष्ट्रपति होगा और भले ही छोटे से छोटा बैठा हुआ सुप्रीम कोर्ट का जज होगा और भले ही वो किसी भी पोस्ट पर कितना भी साधारण होगा, कितना भी बड़ा होगा, कितना भी गरीब होगा, कितना भी अमीर होगा, पति और पत्नी के बीच में टसल नहीं होती है, ये कभी संभव नहीं है। होना ही होनी है, सिंपल सी बात पे हो जाती है। कभी पर साधारण सी बात पर बच्चों को यदि जोर से बोल देते हैं तो भी कह देते हैं आपने मेरे बच्चे को जोर से कैसे कहा, तो वो कहता बच्चा मेरा भी तो है ना। चाय के अंदर यदि शक्कर कम हो तो भी कह देते हैं शक्कर कम क्यों डाली। अब ये बात, मेरा कहने का मतलब प्रैक्टिकली देखा जाए तो सिंपल, परंतु यदि वो महिला ये चाहे कि मुझे तो इन लोगों की पूंछ सीधी करनी है, इनको सीधा करना है, और वो यदि थाने जाकर ये कहती है कि मेरा पति और इसके परिवारजन, किनका नाम लेगी, जिन जिनके लेना चाहती है उनके, इनकी बहन, इनका भाई, इनका चाचा, इनका ताऊ, इनका मां, इनका बाप, इनका जमाई, ये सब मेरे को टॉर्चर करते हैं और मेरे से दहेज मांगते हैं, या कह देंगे मेरे को क्रूरता करते हैं, मेरे को गालियां देते हैं, मुझे कहते हैं तेरे बाप ने कुछ दिया नहीं, तेरे बाप ने नाक सिधवाया नहीं, तेरे बाप ने कुछ सिखाया नहीं, ऐसी बातें करते हैं। विद्यार्थियों, पुलिस जो एफआईआर दर्ज करेगी वो एफआईआर किस क्रिमिनल में एफआईआर होती है आप अच्छी तरीके से जानते हैं, और क्रिमिनल में जो एफआईआर होगी उस एफआईआर को वो धारा 498A के तहत पुलिस ऑफिसर दर्ज कर देगा। और ये होते ही सीधी सी बात है, ये संज्ञेय अपराध है, ये गैर जमानती अपराध है। संज्ञेय का मतलब होता है ये ऐसा अपराध है, संज्ञेय ऐसा अपराध है कि पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के तुरंत गिरफ्तार करता है। मैंने लिखा, पहले पढ़ाई है क्लास के अंदर संज्ञेय क्या होता है। ये गैर जमानती है। गैर जमानती का मतलब मैं आपसे कह चुका हूं, कोर्ट ही जमानत देगा, न्यायालय ही जमानत देगा, थाने में जमानत नहीं होगी, उसे कोर्ट से जमानत लेनी पड़ेगी, मजिस्ट्रेट जमानत देगा। तीसरी बात ये मैं आपसे कह देता हूं, गैर समझौतावादी है, नॉन कंपाउंडेबल है, असमनीय, यानी समझौता भी नहीं होगा। अब मुझे बताओ, यदि कोई महिला ये चाहे, प्रैक्टिकली सोचिए कि अपने तो इन लोगों को सीधा करना है और मजे ही लेने हैं, तो मुझे बताओ वो इसका मिसयूज कर सकती है कि नहीं कर सकती। विद्यार्थियों, सबसे ज्यादा इनसे रिलेटेड फॉल्स एफआईआर दर्ज होती है, सबसे ज्यादा इसका मिसयूज होता है, सबसे ज्यादा मिसयूज होता है। मामले कई सुप्रीम कोर्ट के, मैं कोई मिसयूज होता है इसका, मैं मेरी आंकड़े नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि साहब मिसयूज होता है, और मेरे कहने से आप मान लें कि मिसयूज होता है, ऐसा आप मानोगे तो ये कोई पढ़ाने का ना तो मेरा तरीका हुआ ना आपका पढ़ने का तरीका हुआ। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, और मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं विद्यार्थियों, एक मामला आया था सुशील कुमार शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला, बहुत अच्छी तरीके से समझिए। सुशील कुमार शर्मा एंड अदर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2005। अब मेरी बात आप समझ रहे हैं, 2005 में जा रहा हूं, मामला आया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विचार किया और विचार करने के बाद यह पाया कि वास्तव में यह जो एफआईआर दर्ज की गई इसके पीछे मूल उद्देश्य था पति की पूंछ को सीधा करना। टारगेट किया गया था, पति के अंदर भय पैदा करना था, पति के अंदर एक टेरर पैदा करना था, पति के अंदर एक प्रकार का ऐसा आतंक पैदा करना था कि पति यूं घूमता रहता। कई बार कहते हैं, लोग कहते हैं आप अपनी पत्नी से डरते हो, सार्वभौमिक सत्य है, डरते हैं। पत्नी से डरना सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऐसा कोई भी आदमी नहीं हो सकता, भले ही वो अमेरिका का राष्ट्रपति है, पति से नहीं डरता, ऐसा संभव नहीं। ये सवाल ही गलत है। ये सवाल का जो टेक्निकली बनाया गया है, ये सवाल गलत तरीके से बनाया गया है।
इस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने के बाद कहा ये एक इस प्रकार की धारा है जो लीगल टेररिज्म पैदा करती है, कानूनी आतंक, कानूनी रूप से आतंक पैदा करने वाली धारा है। ये टेरर है, लीगल तरीके से महिला के द्वारा उस पति के विरुद्ध एक प्रकार का ऐसा टेरर पैदा करना, ऐसा भय पैदा करना, ये आतंक है। आपसे पूछ लेंगे एग्जाम के अंदर इंडियन पेनल कोड की कौन सी धारा है जिसे कानूनी आतंक के नाम से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसको? 498 को। 498 कानूनी टेररिज्म है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, और सही शब्द उसने कहा था न्यू लीगल टेररिज्म। ये सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं ये। और 2005 के सुशील कुमार वर्सेस अदर, सुशील कुमार एंड अदर, सुशील कुमार एंड अदर का मतलब हुआ सुशील कुमार के साथ ऐसे बहुत थे, एक नहीं ऐसे हजारों थे, और साथ में यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विचार किया और ये तय देखा कि वास्तव में इसको बहुत ज्यादा मिसयूज होता है, बहुत ज्यादा इसको गलत टारगेट किया जाता है। इसके पीछे किससे पैसा ऐंठना है, किससे सहायता लेना है, किसी के घर पर अधिकार करना है, किसी को देवर जेठ है। मान लीजिए मैं आपको एक जनरली बात बताऊं, आप इसको सिंपल में लोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। जैसे एक बात बताऊं, कोई विधवा है और वो अपने देवर और बाबी के साथ में रह रही है, उसके साथ में उसके बच्चे भी रह रहे हैं, नो प्रॉब्लम, हो सकता है। और इस विधवा को यह मौका मिलता है कि भाई देवर के इस घर पर मेरा हक होना चाहिए ये तो मुझे मिलना चाहिए। देवर का घर था, देवर ने बनाया, वो देवर को कहती है ये घर मेरा है। देवर कहता है देखो भाभी, हमने आपको रखा है, आपका घर बना के दे देंगे, हम आपकी सहायता करेंगे, बच्चों की शादी करेंगे। भाई चला गया तो भगवान की इच्छा थी और हम आपके साथ हैं। अच्छा, और वो यदि थाने चली जाए और जाकर कहे कि देवर मेरे विरुद्ध क्रूरता कर रहा है, मेरे को प्रताड़ित कर रहा है, मेरे को कहता है कि भाई चला गया तो तू यहां क्यों बैठी है, कहना तो इतना ही है। और यदि पुलिस उस देवर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर ले, मूल टारगेट उसका घर है, मूल टारगेट पैसा है, मूल टारगेट धन है, मूल टारगेट प्रताड़ित करना है, मूल टारगेट उसके ऊपर अपना हक और टेरर पैदा करना है लोगों के अंदर, इसलिए वो इस प्रकार का मामला दर्ज कर दे, तो विद्यार्थियों उस देवर का क्या होगा? देवर का वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। और आप सब देख रहे, ये इस प्रकार का एक खतरनाक कानून जिसको लीगल टेरर बोलते हैं। याद रखना पड़ेगा किस धारा को कानूनी आतंक कहते हैं, तो 498A कहते हैं। अब विद्यार्थियों इसके बाद मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद में सरकार को लगा कि वास्तव में यार बात तो ये ठीक है कि इसका मिसयूज होता है और बहुत मिसयूज होता है। तो हमारी पार्लियामेंट ने 2005 के अंदर एक अलग, क्योंकि ये तो पेनल कोड है, यहां दंडिक कार्रवाई होगी, एक सिविल प्रोसीडिंग के तहत में एक अलग कानून बनाया गया जिसकी मैं आपसे बात करूंगा, जिसको हम विद्यार्थियों मानते हैं घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के नाम से जानते हैं। ये कानून हमारा यहाँ आया, यहाँ घरेलू हिंसा अधिनियम अलग से बनाना पड़ा। उन्होंने कहा मान लीजिए छोटी मोटी टसल होती है, बातचीत होती है, कुछ छोटी मोटी बात है, तो उसको आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग में इस प्रकार से डालकर संज्ञेय गैर जमानती और अशमनीय अपराध बनाकर आप उनके विरुद्ध आतंक पैदा नहीं करवा सकते। इस प्रकार के इसका बहुत दुरुपयोग होता है। रोकने के लिए, मिसयूज को रोकने के लिए हमने एक अलग से एक सिविल लॉ बनाया, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं जिनको घरेलू, जिसमें FIR नहीं होती, जिसमें DIR होती है। क्या होती है? DIR। घरेलू हिंसा अधिनियम जो है, उस घरेलू हिंसा अधिनियम में सीधी FIR नहीं होती, घरेलू हिंसा अधिनियम में DIR का प्रावधान है। और DIR और FIR में क्या फर्क है, ये क्लास पहले हो चुकी है। और जब मैं इस क्लॉज की बात करूंगा, इसके आर्टिकल्स की बात करूंगा, 37 सेक्शंस के साथ में इसके 5 चैप्टर्स की बात करूंगा, तब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत क्या होता है। तो घरेलू हिंसा अधिनियम क्यों आया? क्योंकि ये मिसयूज,
को रोकने के लिए, कम से कम उसको नियंत्रित करने के लिए, ऐसा नहीं है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध होने रहा है, ये नहीं कहा उन्होंने। हाँ, उसके विरुद्ध पहले डोमेस्टिक ये जो इंसिडेंट है, ये रिपोर्ट दर्ज हुआ, उसके बाद में एफआईआर में इसे कन्वर्ट, आपको पता है ये संरक्षण अधिकारी पुलिस के पास भेजता है, तो पुलिस अधिकारी इसको एफआईआर में कन्वर्ट कर सकता है। ये बात मैं आपसे आगे करूंगा, तब आपको पता चलेगा कि डीआई और एफआईआर क्या होती है। मगर यहाँ ये इसको बचाव के लिए ऐसा जनरली मैं आपको कहना चाहता हूं, ये इस प्रकार का सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया। अब मैं आपसे एक बात और बता दूं कि मान लीजिए इसकी एक धारा है विद्यार्थियों में संरक्षण अधिकारी के साथ में पुलिस अधिकारी की जो ड्यूटीज हैं, जो क्लॉज 5 है घरेलू हिंसा अधिनियम का, उसमें ये लिखा हुआ है, बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि मान लीजिए किसी महिला ने घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत गई और मुकदमा दर्ज कराया, DIR दर्ज की, अपनी रिपोर्ट दी, कहा, तो वो रिपोर्ट यदि इसको लगता है पुलिस अधिकारी को या संरक्षण अधिकारी को कि वास्तव में उसके साथ अपराध हुआ है और खतरनाक अपराध है, वो 498A के तहत भी मुकदमा दर्ज करवा सकती है, अर्थात ये क्रूरता का मामला भी दर्ज करवा सकती है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ऐसा हो। इसके साथ विद्यार्थियों एक केस और आया, राजेश शर्मा का मामला। राजेश बहुत अच्छी तरीके से समझिए, हाल ही में बहुत चर्चा में यह मामला रहा है, राजेश शर्मा वर्सेस यूपी स्टेट का एक मामला आया, जिसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा डिसीजन दिया। मैं मानता हूं कि ऐसा डिसीजन आज के टाइम में आना बहुत ही कम है, और कोर्ट बहुत सेंसिटिव तरीके से डिसीजन दिया। इन्होंने कहा बहुत सारे लोग हैं जो इस 498A की मिसयूज करती है, महिलाएं कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकता, महिलाएं मिसयूज करती है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को सीधे गिरफ्तार नहीं किया जाए। इसमें सीधे गिरफ्तारी की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी भी व्यक्ति को सीधे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो कैसे किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि कोई महिला आती है और इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाती है 498A के तहत, पति या उसके परिजनों के विरुद्ध यदि किसी प्रकार की एफआईआर दर्ज करती है, तो उस पति के पास में यह संवैधानिक राइट है कि 498A के तहत वो अग्रिम जमानत ले सकता है। मैंने कहा अग्रिम जमानत इसमें नहीं होती, मगर यहां अग्रिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने कहा ले सकता है वो चाहे तो। और जब कोर्ट उसे अग्रिम जमानत देगा तो उस व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को देखकर देगा, उस व्यक्ति का बैकग्राउंड देखकर देगा। तो वो व्यक्ति ऐसा तो नहीं है कि उसने पहले भी इस प्रकार के बहुत सारे अपराधों को अंजाम दिया हो। यदि उसने ऐसे बहुत सारे अपराधों को अंजाम दिया है तो उनको जमानत नहीं मिलेगी। और ये घटना थाने में दर्ज होने के बाद में ये एफआईआर थाने में दर्ज होने के बाद में ये एफआईआर एक विशेष पुलिस अधिकारी इसका इन्वेस्टिगेशन करेगा, गिरफ्तारी नहीं होगी, या तो स्पेशल पुलिस ऑफिसर इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा या विद्यार्थियों मोहल्ला समिति के पास जाएगा। एक मोहल्ला समिति, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं, न्यायमूर्ति ललित एंड गोयल कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं कि मोहल्ला समिति के पास जाएगा और मोहल्ला समिति के अंदर सामाजिक कार्यकर्ता या लीगल या ऑफिसर्स की पत्नियां वगैरह वो होती हैं, वो जो होगी वो मोहल्ला समिति इस बात की जांच करेगा कि वास्तव में इस महिला के साथ क्रूरता हुई है। यदि इस रिपोर्ट को, ये रिपोर्ट किसको देंगे? ये मोहल्ला समिति अपनी रिपोर्ट बढ़ाकर, एफआईआर पर अपनी रिपोर्ट बढ़ाकर ये देगी, वापस पुलिस के पास आएगी। और पुलिस को यदि लगता है कि वास्तव में उसके साथ प्रताड़ना हुई है तो वो एफआईआर को आगे डालेगी, और नहीं तो वो इस पर एफआईआर डाल देगी, यानी सीधे अरेस्ट नहीं होगा। दूसरी बात, जमानत, अग्रिम जमानत ले सकता है। तीसरी बात, किसी व्यक्ति को यदि विरुद्ध ऐसी मामला दर्ज होता है तो मैं आपको बता देता हूं, ये ऐसा नहीं है कि उसको तुरंत गिरफ्तारी ही की जाएगी, ऐसा नहीं होगा। और आपको बता दूं, ऐसे मामले 498A के केवल और केवल घटना के 3 वर्ष के अंदर ही दर्ज कराने होते हैं। 3 वर्ष से ज्यादा लंबे समय तक आप इसे यदि पूरा, मान लीजिए कोई महिला आती है कहती मेरे तो 5 साल पहले हुई ना, 3 वर्ष में वो दर्ज करवा सकती है। परंतु न्यायालय के पास ये विशेष अधिकार है सीआरपीसी धारा 473 के तहत कि वो 3 साल से यदि पुराना मामला है और कोर्ट को वास्तव में लगता है, न्यायालय को लगता है
पुलिस ऑफिसर्स को नहीं। न्यायालय को लगता है कि वास्तव में मामला ठीक है तो मैं आपको बता देता हूं, न्यायालय उसे अनुमति दे सकता है, संतुष्ट है तो अनुमति दे सकता है, एफआईआर दर्ज हो सकती है, उसका परिवार दर्ज कोर्ट में हो सकता है और उस पति को सजा भी हो सकती है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये है कि 498 ए जो है वो 1983 में आई। इसका जब मिसयूज होने लगा, ये गलत रिपोर्ट्स आने लगी, तो हमारे यहां पर खासतौर से सुशील कुमार शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक प्रकार से कानूनी आतंक घोषित किया। तब विद्यार्थियों हमने एक लॉ बनाया जिसको हम ऐसा कहते हैं, ये 498 ए के मिसयूज से बचने के लिए खासतौर से ये एक लॉ आया है, ये ध्यान रखना, यहां से निकला है। और इसके साथ में मैं आपको बता दूं, यदि कोई धारा 498 ए के तहत मामला दर्ज भी करवाता है तो राजेश शर्मा वर्सेज यूपी स्टेट के मामले में कहा है कि उसे सीधी गिरफ्तारी नहीं होगी, पहले विद्यार्थियों मोहल्ला समिति इस बात की जांच करेगी और मोहल्ला समिति जो जांच करेगी उसमें यदि वो पाती है कि वास्तव में इस प्रकार का अपराध उसके साथ हुआ है तो ये ऐसा होगा, इस मोहल्ला समिति का जो गठन होगा वो आप जानते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है वो इस मोहल्ला समिति का गठन करेगी। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है वो इसका गठन करेगी। मान लीजिए कोई विदेशी आदमी, इसमें मिसयूज होने का भी बात सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद में अभी मामला 3 जजेस के पास चला गया, इसमें कुछ गलत भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई मान लीजिए विदेशी है, एनआरआई है और हिंदुस्तान में शादी करता है और उसकी पत्नी उसके विरुद्ध यदि इस प्रकार का मुकदमा दर्ज 498 के तहत करती है तो पासपोर्ट जब्त हो जाएगा। कोर्ट ने कहा कि उसका आप पासपोर्ट जब्त नहीं करोगे। विदेशी आदमी ने भारत में है और उसने यदि इंडिया में शादी की और पत्नी वो मुकदमा दर्ज कराती है तो 498 का वो दोषी है क्रूरता के कारण, और रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद में उसका पासपोर्ट जब्त नहीं करेगी और न ही उनके विरुद्ध किसी प्रकार का रेड कॉर्नर नोटिस जारी करेगी। रेड कॉर्नर नोटिस समझिए, कहीं भी गिरफ्तार हो सकता है, ना रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाएगा। अब सवाल यह है कि मान लीजिए उसने क्रूरता की और पासपोर्ट जब्त नहीं किया और वो यहां से चला गया वापस सिंगापुर, तो सिंगापुर से इंडिया लाना आपके बस की बात ऐसे मामले में नहीं रहेगी, कहीं कहीं आप पेश फंस भी सकता है। मगर यह बहुत अच्छा डिसीजन है। मेरा यह मानना है कि इस प्रकार के आतंक को रोकने के लिए, गलत मुकदमों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये राजेश शर्मा के मामले में जो डिसीजन दिया है वो बहुत अच्छा डिसीजन है। हाँ हुई है तो सीधी सी बात है, पुलिस बहुत सेंसिटिव तरीके से काम करती है। और मैं आपको बता देता हूं 498 एक ऐसी धारा है जिसके अंदर विद्यार्थियों, एनसीआरबी की ये खास रिपोर्ट है कि लगभग 73% एफआईआर दर्ज होती है। कोई यदि महिला चाहती है तो कोई पुलिस ऑफिसर नहीं कहता जनरली केस ये गलत है, नहीं, वो सीधा कहता है एफआईआर दर्ज करिए, यदि है तो आप एफआईआर दर्ज करता है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर इस मामले में बहुत सेंसिटिव होते हैं और इनके विरुद्ध उनके जो भी बाद में रिजल्ट जो भी निकलना है, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कोर्ट में साबित करने के लिए बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ता है और ऐसा करना उनके बस की बात। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे 498 क्या है, घरेलू क्रूरता से रिलेटेड है, उसके साथ में यदि उससे मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है तो वो अपने पति या पति के परिजनों के विरुद्ध मामला दर्ज करवा सकती है, एफआईआर दर्ज करवा सकती है और इस मामले में उन्हें पति और उसके परिवार वालों को 3 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, खास तौर से जो 498 ए है। और इस धारा को विद्यार्थियों कई बार इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। आप यदि इसको कहें, आपसे ये पूछ लें कि ऐसी कौन सी धारा है जो घरेलू प्रताड़ना से रिलेटेड है, तो ये लिखना है। आपसे इसको कई बार दहेज को लेकर मारपीट करने वाली धारा भी कहते हैं, तो हो सकता है आप इनको बहुत अच्छी तरीके से समझे। दहेज के लिए प्रताड़ना की धारा कौन सी है, तो ये आईपीसी की है ना, आईपीसी की पूछे तो। और दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है, वो हम अलग से बात करेंगे, तब आपसे बात करेंगे वो क्या है। थोड़ा सा आप इन चीजों को समझिए। और सबसे अच्छी बात है, किस धारा को लीगल टेररिस्ट के नाम, टेररिज्म के नाम से जानते हैं, तो आपको अच्छी तरीके से जानते हैं, ये है ये धारा 498। किस धारा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीधे गिरफ्तार नहीं कर सकते, ये किसके अंदर आपको मोहल्ला समिति की बात कही गई है, इसमें ये धारा में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा होगा। और कौन से धारा से घरेलू हिंसा अधिनियम निकला है,
तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। किससे निकला है तो आप लिख दोगे ये इससे निकला है। ओके, थैंक यू। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद।